हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलने वाला है। जी हां, माई सेल्फ अनुराधा शेखावत, आपकी जनरल साइंस फैकल्टी। आज की हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है जनरल साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर। तो सेशन से लास्ट तक सबको जुड़े रहना है। आज की हमारी क्लास के अंदर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं या हो सकता है कहीं ना कहीं आपको दोबारा देखने को मिले। एसएससी एक्सपर्ट जो है आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देगा फैकल्टीज के रिगार्डिंग या फिर कंटेंट के रिगार्डिंग। अब सिलेक्शन लेना जो है आपके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी है, जिसमें जनरल साइंस की जो क्लास रहने वाली है पूरा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पोर्शन वो मैं लेने वाली हूँ। और आपको आज की क्लास में वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं देखने को मिलेंगे, जो आपको एग्जाम तक लेकर जाएंगे। चलिए, क्लास हम लोग लेट नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडिएशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रिक्वेंसीज। आवृत्तियों को अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या होगा। आपके ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो और एक्स रेज। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑप्शन भी इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही लैंग्वेज में ये वाला ऑप्शन डाला है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और एक्सरे। दूसरा ऑप्शन है रेडियो वेव्स, एक्सरेज, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। तीसरा है एक्सरे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। और चौथा है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एक्सरेज और रेडियो वेव्स। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दें उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। जो इतने सारे नाम लिखे हुए ये है क्या चीज, वो तो हमको पता हो। तो आप ध्यान रखेंगे, ये जितने भी नाम लिखे गए हैं ये वेव का एक फॉर्म है, तरंग का एक रूप है, जिसको बोलते हैं ईएम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, या हिंदी वाले बच्चों के लिए जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग, इसको शॉर्ट में ईएम वेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ईएम वेव भी कहा जाता है। क्या होती है? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, वेव या तरंग दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दूसरी होती है आपके पास में मैकेनिकल। एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, एक होती है यांत्रिक तरंग। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, उसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, इसको ट्रांसमिट होने के लिए, संचरित होने के लिए मीडियम या माध्यम की जरूरत नहीं होती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। डू नॉट नीड एनी मीडियम, एनी मीडियम, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब अगर मीडियम की जरूरत नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ये ट्रांसमिट कैसे होगी, संचरित कैसे होगी? तो आप क्या ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो केवल और केवल एयर या वैक्यूम यानी वायु या निर्वात। सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी इसका सनलाइट है। सूरज की रोशनी हम तक आती है, तो जब सूरज की रोशनी आप तक आ रही है, सनलाइट आप तक आ रही है, तो आपके और सनलाइट के बीच में केवल एयर या वैक्यूम है, यानी ये एयर या वैक्यूम वायु या निर्वात में क्या होती है, संचरित होती है। अब अगर एयर या वैक्यूम में ही ट्रांसमिट हो रही है, वायु या निर्वात में ही संचरित हो रही है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि एयर या वैक्यूम, वायु या निर्वात के अंदर आपकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होनी चाहिए। आपकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होनी चाहिए। आइडियली तो पॉसिबल है नहीं ये चीज कि आप अपनी स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर दो, इतने तेज हम नहीं हो सकते, है ना। लेकिन मन की स्पीड हम स्पीड ऑफ लाइट से बराबर कर सकते हैं। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ आपकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो स्टेटमेंट में आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई है, इसीलिए मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। स्पीड ऑफ लाइट या प्रकाश की चाल के बराबर आपकी चाल होती है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है वो वैसे तो मुझे आपको बताने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी मैं बता देती हूँ। स्पीड ऑफ लाइट होती है c इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट जो है 1 सेकेंड में 3 × 10⁸मीटर जो है वो ट्रेवल कर सकती है। इसके बाद अगर हम आगे जाएं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचर भी आपसे पूछी गई है, कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है ट्रांसवर्स नेचर। कैसी नेचर होगी? ट्रांसवर्स नेचर, जिसको हिंदी में बोला जाता है अनुप्रस्थ प्रकृति। अनुप्रस्थ प्रकृति का मतलब हो गया वेव वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, जो आपके तरंग सदिश होते हैं वो क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। और ये भी पूछा गया है कि आपको कैसे पता चला ये ट्रांसवर्स नेचर है, या ट्रांसवर्स नेचर के बारे में आपको कौन बताता है? तो एक फिजिकल प्रोसेस है जो आपको ट्रांसवर्स नेचर के बारे में बताती है, जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन या ध्रुवण। अब जब तक आपको ये सारी चीजें पता नहीं होगी, इसका आंसर जो है आप नहीं दे पाओगे, और दे भी दोगे तो रट के दोगे। तो पहले हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना? कहीं आप सोचें कि पहले ही क्वेश्चन में मैडम ये इतना सारा क्या बता दिया, आंसर तो अभी तक नहीं आया, तो ऐसा नहीं सोचना है। क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? ऐसी वेव्स जिनको ट्रांसमिशन या संचरण के लिए किसी मीडियम या माध्यम की जरूरत नहीं होती। दूसरा, ये एयर या वैक्यूम, वायु या निर्वात में भी क्या हो सकती है? संचरित होती है। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, प्रकाश की चाल से चलती है, जो कि 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और नेचर इनकी ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। और ये जो ट्रांसवर्स नेचर है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपके पास में पोलराइजेशन या ध्रुव। अब ये सारी रामायण करने के बाद में मैंने कहा वेव दो तरीके की होंगी। दूसरी वेव होती है आपकी मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंग। मैकेनिकल वेव क्या करती है? यांत्रिक तरंग क्या करती है? मैकेनिकल वेव का या यांत्रिक तरंग का काम होता है मीडियम के साथ ट्रांसमिट होना, जो माध्यम है उसके साथ संचरित होने, यानी उनको ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे साउंड वेव्स, ध्वनि तरंग। अब आ जाते हैं वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनको कुछ पार्ट्स में बांटा गया है इसके स्पेक्ट्रम के आधार पर, और उन्हीं पार्ट्स के ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले इसके स्पेक्ट्रम को देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम देख लेते हैं क्या होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम क्या होता है? अगर हम ईएम वेव का स्पेक्ट्रम देखें, विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम देखें, तो स्पेक्ट्रम में आपके पास कौन कौन सी वेव्स आती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन वेव्स को आप देख सकते हो। भाई और किसी पर तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? जिनको अपन देख सकते हैं। तो छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि एक लाइट है जिसको आप देख सकते हो, जो है विबग्योर। विबग्योर पढ़ते हैं हम लोग, यानी वायलेट से लेके रेड कलर तक आप देख सकते हो, बैंगनी रंग से लेके लाल रंग तक आप देख सकते हो। ये जो विबग्योर जिस रीजन के अंदर आता है, जिस क्षेत्र में आता है, उसको बोलते हैं विजिबल रेंज या दृश्य क्षेत्र। क्या बोला जाता है इसको? विजिबल रेंज या दृश्य क्षेत्र। फिर वायलेट से नीचे वाले और रेड से ऊपर वाले देखने। वायलेट से नीचे आपके पास 3 होंगे, और रेड से ऊपर भी कितने होंगे? 3 होंगे। अब आ जाते हैं कौन कौन से होंगे इसके बारे में। तो जब आप विजिबल से नीचे जाते हो, वायलेट से नीचे जाते हो, तो सबसे पहले आता है अल्ट्रा वायलेट। बैंगनी से नीचे आपके पास आता है परा बैंगनी। अल्ट्रा वायलेट से भी जब नीचे जाओगे तो आपके पास आएगा एक्स रेज, एक्स किरणें। और आप अगर इससे भी नीचे चले जाओगे तो आपके पास आएगी गामा रेज, गामा किरणें। ये जो वाय बनाया ना, इसको गामा बोला जाता है। तो कौन सी किरणें आएंगी? गामा किरणें। फिर अगर आप रेड से ऊपर जाते हो तो भी 3 आएंगे। रेड से ऊपर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आई आर। आई आर का मतलब इंफ्रारेड, जिसको हिंदी में अवरक्त भी बोला जाता है, पर हमारे ऑप्शन में इंफ्रारेड ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है। इंफ्रारेड से ऊपर आपके पास आता है माइक्रो वेव, या जिसको सूक्ष्म तरंग कहा जाता है। और लास्ट में आपके पास में क्या आ जाता है? लास्ट में आता है रेडियो वेव्स, रेडियो तरंग। तो ये आपके पास ईएम वेव या विद्युत चुम्बकीय तरंग के प्रकार है। कौन कौन से? सबसे पहले
शुरू से या लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो कंफ्यूज होंगे, तो सबसे अच्छा तरीका है जिसको हम जानते हैं वहां से स्टार्ट करें। हम विजिबल को जानते हैं, हम दृश्य को जानते हैं, तो हमने विजिबल रेंज से स्टार्ट किया। वायलेट से नीचे अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, उधर रेड से ऊपर इंफ्रारेड, मैक्रो या माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो वेव्स। अब आ जाते हैं, आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो क्या करना है। अगर आपसे वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा जाए, अगर आपसे तरंगदैर्ध्य का क्रम पूछा जाए, तो तरंगदैर्ध्य के लिए ध्यान रखना है, आपको शुरुआत करनी है गामा से। यानी मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम होती है किसकी, गामा की, और मैक्सिमम किसकी हो जाती है, रेडियो की। यानी अगर मैं वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ लेती तुमसे तो तुम क्या लिखते, असेंडिंग या डिसेंडिंग, कोई भी एक ऑर्डर आप लिख सकते हैं। डिसेंडिंग क्वेश्चन में पूछा गया है तो डिसेंडिंग घटता हुआ लिखते हैं, तो घटता हुआ आपके पास में क्या हो जाएगा, घटता हुआ आपके पास में हो जाएगा सबसे पहले रेडियो, रेडियो के बाद आ जाता है माइक्रो, माइक्रो के बाद आपके पास में आ जाता है आईआर, आईआर के बाद विजिबल या दृश्य, और इसके बाद अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, इसके बाद में एक्सरे, और एक्सरे के बाद में गामा। लेकिन आपसे पूछा गया है वेवलेंथ के लिए नहीं, तरंगदैर्ध्य के लिए नहीं, फ्रीक्वेंसी के लिए, आवृत्ति के लिए। तो आपको ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति जो है वो वेवलेंथ का इन्वर्स होती है, तरंगदैर्ध्य का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। यानी मिनिमम तो होगी किसके लिए, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी रेडियो के लिए, और मैक्सिमम हो जाएगी गामा रेज के लिए। आपकी आवृत्ति जो है मिनिमम किसके लिए, आपके पास में रेडियो के लिए, और मैक्सिमम गामा के लिए। तो अब आप अगर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लिखना चाहें, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का क्रम लिखना चाहें, तो इसको भी घटते क्रम में कैसे लिखेंगे। घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आएगा सबसे बड़ी वैल्यू यानी गामा, फिर आ जाएगा आपके पास में एक्स, फिर आ जाएगा आपके पास में यूवी अल्ट्रावायलेट, फिर आ जाएगा विजिबल या दृश्य, देन आ जाएगा आईआर, माइक्रो और रेडियो, लास्ट में क्या आएगा, रेडियो आएगा। अब अपने ऑप्शंस पर चलते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। आपके ऑप्शंस के अंदर लास्ट में रेडियो आना चाहिए, यानी दो ऑप्शन तो सीधे सीधे क्या हो गए, डिलीट। कंपटीशन में जब आप दो ऑप्शन डिलीट कर कर दो पर काम करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। रेडियो लास्ट में आना चाहिए, रेडियो से पहले माइक्रो आना चाहिए, यानी ये भी गलत हो गया, तो ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास आंसर हो गया एक्सरेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन थर्ड आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। एक छोटी सी चीज और आप और ध्यान रख सकते हैं इसमें, वो कौन सी थी, ये जो आपके पास आईआर रेज है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट में काम आती है। हरित ग्रह प्रभाव जब आप पढ़ते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव में आपके क्या काम आएगी, आपके आईआर रेज जो है वो काम आती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान है तो ईएम स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। वेवलेंथ हो जाएगा तो वहां से स्टार्ट करोगे, तरंगदैर्ध्य में, और फ्रीक्वेंसी होगी तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 1.5, देन द स्पीड ऑफ लाइट विल बी। किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। ऑप्शंस हैं 4.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, थर्ड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लास्ट है 0.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो एक ऑप्शन तो मैं सीधे सीधे डिलीट करवा देती हूँ, ये वाला, क्योंकि ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल के बराबर होना किसी भी मीडियम के बस की बात नहीं है। यानी स्पीड ऑफ लाइट अगर किसी मीडियम की स्पीड के बराबर हो जाए तो मीडियम के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक ऑप्शन तो सीधे सीधे डिलीट हो गया। अब अपने पास है केवल दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन। अच्छा, दो जो है उसमें कैसे बदलेंगे, मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो उससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, यानी ये भी क्या हो गया, कैंसिल। अब अपने को केवल कितने पे काम करना है, दो पे काम करना है, यानी वो जो केबीसी के अंदर 50-50 लाइफलाइन आती है ना, वो अपने को मिल गई। दो ऑप्शन आपके सीधे डिलीट हो गए, एक बराबर होने के कारण और एक ज्यादा होने के कारण, दो ऑप्शन बचे। जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मीडियम की स्पीड, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन में वी।
क्या हो जाता है, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, जहां म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है अपवर्तनांक, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। उसके अलावा सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, जो कि फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v होता है स्पीड ऑफ मीडियम, जो कि यहां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, स्पीड ऑफ मीडियम या माध्यम की चाल। अब यहां आपसे v पूछा गया है तो v कैसे निकालेंगे? v निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं और v इधर ले आओ तो आपके पास कितना हो जाएगा, c अपॉन में म्यू। c होता है 3 × 10⁸, म्यू दिया हुआ है 1.5, 1.5 से 3 कितनी बार कैंसिल हुआ, 2 बार, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसके हिसाब से अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपके पास में क्या रह जाएगा, करेक्ट आंसर रह जाएगा। क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई मीडियम दिया जाए और स्पीड ऑफ मीडियम पूछी जाए, एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा स्पीड ऑफ मीडियम ना तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो सकती है, प्रकाश की चाल के बराबर नहीं हो सकती। अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रहता, लॉजिक से भी करूं तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं होती है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा ध्यान रखना है कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन एग्जिस्टेंस इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन विच ईयर? जेम्स चैडविक द्वारा आवेश रहित न्यूट्रॉन के अस्तित्व को कब सिद्ध किया गया? चार आपको ईयर्स दिए हुए हैं, 1920, 1941, 1932 और 1955। अब अगर आपसे न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस पूछी जाए, सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज किसने की, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जेम्स चैडविक ने। कब की गई वो आपको बताना है। तो ये तो डेटा वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रॉन की खोज हुई थी आपकी 1932 यानी कि 1932 में। इसके अलावा आपको कुछ प्रॉपर्टीज न्यूट्रॉन की ध्यान रखनी है, न्यूट्रॉन के कुछ गुणधर्म ध्यान रखने हैं। क्या क्या ध्यान रखोगे? प्रॉपर्टीज या गुणधर्म की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आप क्या ध्यान रखेंगे कि न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या है, एक उदासीन कण है, यानी इस पर टोटल चार्ज कितना होता है, कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है, पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या ध्यान रखेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे कि न्यूट्रॉन का मास केजी में, किलोग्राम में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, यानी 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तीसरा क्या ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, उदासीन कण है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, नो डिफ्लेक्शन, यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होगा। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, इससे हमें और पूरी दुनिया को बहुत फर्क पड़ता है, अभी बताते हैं कैसे। अब देखो, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, उदासीन कण है, उदासीन कण है तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पहचान पाएगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड, ना तो विद्युत क्षेत्र इसको पहचान पाएगा और ना ही चुंबकीय क्षेत्र। अब जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब अगर न्यूट्रॉन कहीं पर भी यूज में लिया गया तो आप बता ही नहीं सकते हो कि न्यूट्रॉन है वहां पर। और इसीलिए जितने भी न्यूक्लियर वेपन, नाभिकीय हथियार होते हैं, यानी बम बनाना है अपने को, तो सबसे पहला सोर्स क्या चाहिए अपने को, न्यूट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल या उदासीन होता है और मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता। एक आप ध्यान रखेंगे, इसका पेनिट्रेशन मैक्सिमम होता है, भेदन क्षमता अधिकतम होती है। अब ये भेदन क्षमता अधिकतम से भी हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें नहीं पड़ता, बट मेडिकल फील्ड में इसका एक यूज है, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता अधिकतम होती है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर मैक्सिमम होती है। इसीलिए आप इसे कहाँ काम में लेते हैं, आप इसे काम में लेते हैं कैंसर ट्रीटमेंट यानी कीमोथेरेपीज के अंदर। बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, जो आपकी ट्यूमर है उस पर क्या किया जाता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, यही किया जाता है, जिसके लिए न्यूट्रॉन को यूज में लेते हैं। तो पेनिट्रेशन या भेदन क्षमता ज्यादा है तो क्या करेगा, इजीली उसको मेल्ट कर देगा ट्यूमर को। तो इसको कैंसर ट्रीटमेंट में काम में लेने का कारण ही कि क्या है कि इसकी पेनिट्रेशन ज्यादा है, इसकी भेदन क्षमता अधिकतम है। एक और पॉइंट अगर आप ध्यान रखना चाहें
तो वो आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन है इसकी मीन लाइफ या माध्य आयुकाल कितना होता है। मीन लाइफ या माध्य आयुकाल आप ध्यान रखेंगे, किसी भी न्यूट्रॉन के लिए मीन लाइफ आपके पास में होती है लगभग 17 मिनट, और 17 मिनट अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ होता तो आपको दिया हुआ होता है 1000 सेकेंड। तो न्यूट्रॉन के बारे में कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, साथ ही ये कुछ पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। और क्या आपको पता होना चाहिए, और क्या जानकारी आपको होनी चाहिए, आपको एक जानकारी और होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था सर जे थॉमसन ने, है ना, और प्रोटॉन को डिस्कवर तो किया था गोल्डस्टाइन ने, लेकिन इसको नेमिंग या इसका नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और दोनों की ईयर्स अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, ठीक है। और अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन की खोज जो है वो किसने की थी, खोज की गोल्डस्टाइन ने, नाम दिया रदरफोर्ड ने इन 1920। 1920 में नेमिंग की गई थी प्रोटॉन की। यानी यहाँ का जो पहला ऑप्शन है उसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, नेमिंग ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का नामकरण किया गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्केव लेंस देन द इमेज फॉर्म्ड बाय इट विल बी। यदि एक वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाए तो बनने वाली छवि का गुणधर्म क्या है। ऑप्शंस हैं आपके पास में, रियल और एनलार्ज्ड होगी, वास्तविक और बड़ी होगी। सेकंड है आभासी व छोटी यानी कि वर्चुअल और स्मॉल होगी, वास्तविक व अत्यधिक छोटी यानी कि रियल और डिमेंस्ड। और लास्ट है आभासी और अत्यधिक छोटी यानी वर्चुअल और डिमेंस्ड। तो आपको कहाँ रखा गया है ऑब्जेक्ट, कैसे रखा गया है, उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप लेंस और मिरर की इमेज के क्वेश्चन जो है वो सही करके आओगे। वो ट्रिक क्या ध्यान रखनी है, दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है कॉनकेव या अवतल, एक होता है कॉन्वेक्स या उत्तल। क्या ध्यान रखना है, जब भी आपका कॉनकेव में लेंस इमेज बनाएगा तो उसकी इमेजेस हमेशा कैसी रहेंगी, उसकी इमेजेस रहेंगी वर्चुअल यानी कि आभासी। जितने भी आभासी प्रतिबिंब होते हैं, जितनी भी वर्चुअल इमेजेस होती है हमेशा सीधे होते हैं यानी सीधा, तो सीधे को बोल देंगे इरेक्टेड। और साथ ही कॉनकेव लेंस अगर आप ले रहे हो तो इमेज जो है वो बनेगी डिमेंस्ड यानी बहुत छोटी। कैसी बनेगी, डिमेंस्ड या बहुत छोटी। ये लेंस के लिए है केवल, ये ध्यान रख लेना, केवल और केवल लेंस के लिए है। अगर मिरर होगा तो उल्टा हो जाता है, दर्पण के केस में उल्टा हो जाता है। और अगर कॉन्वेक्स लिया है आपने, उत्तल लिया है लेंस, तो दोनों टाइप की इमेजेस बनेंगी, रियल भी बनेंगी और वर्चुअल भी बनेंगी, यानी वास्तविक और आभासी दोनों बनेंगी। वास्तविक बड़ी छोटी कैसी भी बन सकती है, लेकिन वर्चुअल जब भी बनेगी तो इनलार्ज्ड बनेगी यानी बड़ी बनेगी। तो क्या ध्यान रखना है, कहाँ रखा गया है, कैसे रखा गया है, इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या ध्यान रखो, लेंस जब भी दिया जाए, अगर कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, तो वर्चुअल और डिमेंस्ड, आभासी और बहुत छोटी। और अगर कॉन्वेक्स है तो रियल और वर्चुअल दोनों, वास्तविक भी बनेगी, आभासी भी बनेगी, रियल बड़ी छोटी कैसी भी बन सकती है, लेकिन वर्चुअल या आभासी बनेगी तो हमेशा कैसी बनेगी, इनलार्ज्ड या बड़ी बनेगी। यहाँ कॉनकेव लेंस के बारे में पूछा गया है, अवतल लेंस के बारे में पूछा गया है, तो क्या ध्यान रखना है, अवतल लेंस के लिए वर्चुअल और डिमेंस्ड, आभासी और बहुत छोटी। यानी आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके अलावा ये तो हो गया लेंस के लिए, है ना। अगर मिरर दे दिया जाए तो क्या करोगे, अगर दर्पण दे दिया जाए तो लेंस की जगह, तो आप उल्टा कर दोगे। दर्पण में आप क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है दर्पण के अंदर कि अगर आपको कॉन्वेक्स दिया जाए, उत्तल दिया जाए, तब तो बनेगी वर्चुअल और डिमेंस्ड, आभासी और छोटी। और अगर आपको क्या दे दिया जाए, अगर आपको दे दिया जाए कॉनकेव, अवतल, तो आपके पास बनेंगी रियल भी और वर्चुअल भी, वास्तविक भी बन सकती है और
आभासी भी। आभासी बनेंगी तो साइज में कैसी बनेंगी, बड़ी बनेंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और आप क्या ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे लेंस देगा कॉनकेव के लिए वर्चुअल और छोटी, आभासी और छोटी, और कॉन्वेक्स या उत्तल के लिए वर्चुअल और रियल दोनों बन सकती है। वर्चुअल बनेंगी तो बड़ी बनेंगी, इनलार्ज्ड बनेंगी, आभासी बड़े प्रतिबिंब होंगे। और मिरर या दर्पण में यहाँ से जस्ट क्या कर दोगे, अपोजिट या उल्टा कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। एटम बम या परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, तीसरा है एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, या सभी। अब पहले हम न्यूक्लियर फ्यूजन पे जाएं, नाभिकीय संलयन पे जाएं, तो हमें पता तो होना चाहिए क्या होता है। दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई लेने हैं, दो छोटे छोटे नाभिक लेने हैं और दोनों को जोड़ देना है। तो जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाइज या नाभिकों को जोड़ोगे तो वो एक बड़े न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होंगे, एक बड़े नाभिक में क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। और ये जो बड़ा न्यूक्लियाई है, ये जो बड़ा नाभिक है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन यानी जुड़ना, न्यूक्लियस का जुड़ना, उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और अगर बड़ा न्यूक्लियाई टूट रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं, फिजन या विखंडन बोल देते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जुड़ रहा है। जितने भी बॉम्ब होते हैं वो सब के सब एग्जाम्पल होते हैं फिजन के। जितने भी बम होते हैं वो सब के सब उदाहरण होते हैं किसके, विखंडन के। केवल एक बॉम्ब को छोड़ के, और वो बॉम्ब कौन सा है, हाइड्रोजन बॉम्ब। तो इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बम एग्जाम्पल होता है न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन का। एक दो चीजें और हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है वो मैं बता देती हूँ। हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में आप ध्यान रखेंगे, पहला तो जो आपसे पूछा गया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। फिर हाइड्रोजन बम कहाँ मिलता है आपको, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बम आपको मिलता है सन रिएक्शन से। सूर्य की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनसे आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन बम मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर सन पर रिएक्शन हो रही है तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि सन पर रिएक्शंस जो होती हैं वो एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर होती है। यानी तापमान क्या रहेगा इनका, उच्च रहेगा। कितना रहता है ये भी पूछा जाता है। तो ये रहता है 10 की पावर 8 केल्विन के ऑर्डर का, यानी प्लाज्मा वाली स्टेट आ जाती है। भाई 10 की पावर 8 केल्विन बहुत ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर है। तो जो आपकी फोर्थ स्टेट है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस तो हम जानते हैं ठोस द्रव और गैस, उसके अलावा आपकी एक फोर्थ स्टेट होती है जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोल दिया जाता है आपके पास में प्लाज्मा, उसमें आ जाता है। तो क्या ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है, सन रिएक्शन से मिलता है और हाई टेम्परेचर या 10 की पावर 8 केल्विन पर आपको मिलता है। एटम बम फिजन या विखंडन का एग्जाम्पल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन अल्फा पार्टिकल आर एमिटेड फ्रॉम एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट देन। जब किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो ऑप्शंस हैं एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड एटॉमिक मास इज डिक्रीज्ड बाय 4। परमाणु संख्या 2 से और द्रव्यमान संख्या 4 से घट जाती है। एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 1 एंड मास नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 2। परमाणु संख्या 1 से और द्रव्यमान संख्या 2 से घट जाती है। एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है। और एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास रिमेन्स सेम, और मास नंबर रिमेन सेम, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या समान रहती है। अब पहले तो हमें पता हो कि अल्फा कण उत्सर्जित होने का मतलब क्या है। न्यूक्लियर फिजिक्स या नाभिकीय भौतिकी में क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, रेडियो सक्रिय श्रेय होते हैं, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अपने आप क्या होते जाना, कम होते जाना, समय के सापेक्ष अपने आप कम होते जाना, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो सक्रिय श्रेय। 3 टाइप के होते हैं, तीनों की बेसिक प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ जिससे आप इस तरीके के क्वेश्चंस में इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा डिके हो रहा है। चलिए, अगर मैं बात करूं रेडियो एक्टिव डिके की, रेडियो सक्रिय श्रेय की, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, रेडियो एक्टिव डिके होता है 3 टाइप का। रेडियो एक्टिव श्रेय कितने प्रकार का होगा, 3 टाइप का। रेडियो सक्रिय श्रेय कितने टाइप का होगा वो मैं बता देती हूँ आपको। रेडियो एक्टिव डिके आपके पास में होता है 3 टाइप का। रेडियो एक्टिव श्रेय आपके पास में कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का।
और वो 3 टाइप कौन कौन से होंगे मैं आपको बता देती हूँ। पहला टाइप होता है आपका अल्फा डिके, अल्फा श्रेय। दूसरा डिके आपके पास में होता है बीटा डिके, बीटा श्रेय। और तीसरा डिके आपके पास होता है गामा डिके, गामा श्रेय। अब इनमें क्या एक चीज आपको ध्यान रखनी है वो मैं बता देती हूँ। अल्फा डिके का मतलब है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक तो 2 से कम होगा और एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान 4 से कम होगा, यानी एटॉमिक नंबर -2, परमाणु क्रमांक का मतलब पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में कौन से नंबर पर आ रहे हो। या जैसे मैंने लिथियम ले लिया, तो लिथियम जो है तीसरे नंबर पर आता है, तो 3 में से 2 माइनस किया तो पहले नंबर पर आ गया हाइड्रोजन। तो परमाणु क्रमांक में से 2 माइनस करना है, और मास नंबर या द्रव्यमान संख्या बोल दो या एटॉमिक मास बोल दो, एक ही बात है। मास नंबर या एटॉमिक मास में से 4 माइनस करना है, यानी द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान में से 4 माइनस करेंगे। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, जो परमाणु क्रमांक है उसको Z से और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, अल्फा डिके में Z की जगह Z-2, यानी एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा, और A की जगह A-4, यानी एटॉमिक मास परमाणु भार 4 से क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज या कम हो जाएगा। फिर आ जाते हैं बीटा डिके पे। बीटा डिके में 2 प्रोसेस हो सकती है। एक तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाए, यानी Z की जगह Z+1 हो जाए, और एक एटॉमिक नंबर 1 से घट जाए, यानी Z की जगह Z-1 हो जाए। तो या तो Z की जगह Z+1, यानी हाइड्रोजन का हीलियम हो, या लिथियम ले लेते हैं। लिथियम का क्या हो सकता है, एक अगर बढ़ा दोगे तो आपके पास में बेरिलियम, और एक कम कर दोगे तो लिथियम। तो एटॉमिक नंबर Z की जगह Z+1, Z की जगह Z-1, A सेम रहता है, A में कोई परिवर्तन नहीं होता, समान रहता है, इसको बीटा डिके कहते हैं। और गामा डिके में नो चेंज, यानी ना तो आपका क्या चेंज होता है, Z चेंज होता है, ना ही A चेंज होता है। तो ये अगर आपको 3 चीज याद है तो आप इजीली डिके का क्वेश्चन जो है वो करके आ सकते हैं। क्या क्या ध्यान रखेंगे, अल्फा डिके या अल्फा श्रेय का मतलब है एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक को 2 से और एटॉमिक मास या परमाणु भार को 4 से डिक्रीज करना है। बीटा डिके या बीटा श्रेय 2 प्रकार का होगा, या तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा या 1 से कम होगा, या तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ाओगे या 1 से कम करोगे, और ए में कोई चेंज नहीं होगा। और गामा डिके में कोई चेंज नहीं होता है, ना तो Z ना ही A। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है इनके स्पेक्ट्रम के बारे में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे स्पेक्ट्रम पूछ लिया जाए तो अल्फा पार्टिकल्स का स्पेक्ट्रम जो है, अगर आपसे स्पेक्ट्रम पूछ ही ले तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे अल्फा कणों का स्पेक्ट्रम जो है लीनियर और डिस्क्रीट होता है, रेखीय और विविक्त होता है। रेखीय का मतलब तो आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, यानी हर पार्टिकल या हर लेयर पर अलग अलग होगा, रेखीय और विविक्त। अगर आपसे यही स्पेक्ट्रम किसका पूछ लिया जाए, बीटा डिके का पूछ लिया जाए, तो कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। बीटा डिके में एक एक्स्ट्रा चीज आप ध्यान रख सकते हैं, बीटा श्रेय के दौरान अभी तक हम केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जानते थे। एक अतिरिक्त कण उत्सर्जित होता है, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल एमिट होता है जिसका नाम है न्यूट्रिनो। तो बीटा श्रेय के कारण क्या होता है, एक अतिरिक्त कण उत्सर्जित होगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो। गामा डिके में ना तो आपका प्रोटॉन नंबर चेंज होगा, ना ही मास नंबर चेंज होगा, लेकिन गामा डिके में एक फोटोन एमिट होता है, और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू। तो एक फोटोन उत्सर्जित होता है जिसका वैल्यू कितनी आ जाती है, h न्यू। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या बोला, पूछा गया है, अल्फा डिके पूछा गया है, यानी Z-2 A-4, तो एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 2, यानी Z-2, और एटॉमिक मास इज डिक्रीज्ड बाय 4, परमाणु द्रव्यमान 4 से कम किया जाता है, यानी A-4। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम किस में रहेंगे, गामा श्रेय में।
गामा डिके में, यानी लास्ट ऑप्शन किसके लिए आता, गामा डिके के लिए। फिर परमाणु संख्या 1 से घट जाती है और द्रव्यमान संख्या 2 से घट जाती है, किसी में नहीं होगा। और एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 1, परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है या घट जाता है, ये किस में होता है, बीटा डिके में, बीटा श्रेणी में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा आंसर कौन से डिके के लिए आएगा। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, which rule in physics states that the number of molecules are same in same volume of all gases at same temperature and pressure। भौतिकी में उस नियम का नाम बताइए जिसके अनुसार समान ताप पर दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या में अणु होते हैं। 4 रूल्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इन रूल्स में से कौन सा रूल है जो क्या करता है, जो आपको ये बताता है कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं सेम वॉल्यूम के अंदर। तो अगर हम रूल्स की बात करें, सबसे पहले अवागाद्रोज लॉ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अवागाद्रो नियम बताता है कि आपके पास में सेम वॉल्यूम समान आयतन लेने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, सेम। बाकी के ऑप्शंस की बात करते हैं। दूसरा है केपलर्स लॉ, केपलर का नियम। केपलर का नियम आपको क्या बताता है, केपलर ने 3 रूल दिए थे और तीनों रूल थे सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उनके रिगार्डिंग, यानी सूर्य के चारों तरफ जब ग्रह गति करते हैं तो उनकी गति को समझाने के लिए केपलर ने अपने नियम दिए थे। यानी ये बताता है मोशन ऑफ प्लैनेट के बारे में, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, सूर्य के चारों ओर गति करते ग्रह के बारे में। ठीक है। अवागाद्रोज लॉ, एक चीज और ध्यान रखना है, केवल और केवल आइडियल गैस पर एप्लीकेबल होता है। यानी ये जो समान आयतन में समान अणुओं की संख्या होती है केवल और केवल कब होती है, आदर्श गैस की स्थिति में। अगर आदर्श गैस है तो ऐसा होगा, आदर्श गैस नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। अगर मैं चार्ल्स और बॉयल्स लॉ की बात करूं तो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ पीवीटी यानी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, दाब ताप और आयतन में रिलेशन बताते हैं। चार्ल्स लॉ आपको क्या बताता है कि आपके पास में चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आयतन जो है तापमान के सीधा समानुपाती होता है, लेकिन कंडीशन क्या लगती है, पी कांस्टेंट होना चाहिए। यानी दाब क्या होना चाहिए आपका, नियत होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो कैसे आते हैं, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। यानी सपोज आपको 2 वॉल्यूम दिए हुए हैं, एक टेम्परेचर दिया हुआ है, 2 आयतन दिए हुए हैं, एक तापमान दिया हुआ है, तो दूसरा तापमान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर आ जाता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या ध्यान रखेंगे, ये प्रेशर और वॉल्यूम, दाब और आयतन में रिलेशन बताता है। प्रेशर इनवर्स होता है वॉल्यूम के, P इनवर्स V। ये कब बताएगा, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तापमान क्या रहेगा, नियत रहेगा। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इससे भी अगर क्वेश्चन आपका आता है न्यूमेरिकल फॉर्म में तो आपके पास एक रिलेशन होता है P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। तो इन 2 न्यूमेरिकल्स पॉइंट से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अवागाद्रोज लॉ, सेम वॉल्यूम के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस या आदर्श गैस पर एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा केपलर्स लॉ ग्रहों की गति के नियम के बारे में बताता है, यानी मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर, आयतन और तापमान में संबंध देता है, लेकिन कंडीशन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, दाब नियत। और बॉयल्स लॉ आपको बताता है प्रेशर और वॉल्यूम यानी दाब और आयतन के बारे में, लेकिन टेम्परेचर क्या रहना चाहिए आपका, कांस्टेंट। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक्स इज रिलेटेड टू, क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है। फिजिक्स में कुछ ब्रांचेस डिवाइड की गई हैं, उसमें से एक ब्रांच ये है। पहला है हाई प्रेशर उच्च दाब, दूसरा है हाई टेम्परेचर उच्च तापमान, तीसरा है लो टेम्परेचर या निम्न तापमान, और लास्ट है लो प्रेशर या निम्न दाब। अब आपको ध्यान रखना है क्रायोजेनिक्स होती है फॉर लो टेम्परेचर, यानी निम्न तापमान के लिए आप क्या काम में लेते हो, क्रायोजेनिक्स। तो फिर हाई टेम्परेचर के लिए क्या लेंगे वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, उच्च तापमान के लिए फिजिक्स की या भौतिकी की जो ब्रांच काम में लिया जाती है उसका नाम है पायरोमेट्री, पायरोमिति। क्या ध्यान रखेंगे, हाई टेम्परेचर के लिए पायरोमेट्री, पायरोमिति, और लो टेम्परेचर के लिए आप क्या काम में लेंगे, क्रायोजेनिक्स।
अच्छा, आपसे पूछ लिया जाता है लो टेम्परेचर कितना, तो लो टेम्परेचर लगभग माइनस का 150 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में निकालना है तो इसको 273 में से माइनस कर देना। अगर आपको ध्यान रखना है लो टेम्परेचर तो कितना हो जाएगा 150 माइनस में, और अगर केल्विन निकालना है तो 273 में से माइनस कर दो, यानी आपके पास आ जाएगा 123 केल्विन। तो इतना टेम्परेचर तक की स्टडी अगर आपको करनी है माइनस का 150 डिग्री सेल्सियस से 123 केल्विन तक की, तो आप क्या काम में ले सकते हो, क्रायोजेनिक्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनर्शिया। निम्नलिखित में से जड़त्व के बारे में सत्य कथन होगा। ऑप्शंस आर इनिशिया इनर्शिया इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग मास, द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व बढ़ता है। इनर्शिया इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग वेट, भार कम होने पर जड़त्व बढ़ता है। इनर्शिया इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग मास, द्रव्यमान कम होने पर जड़त्व बढ़ता है। और इनर्शिया डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग मास, द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व क्या होता है, कम होता है। तो हम इनर्शिया के बारे में बता पाएं कि कब बढ़ेगा या कब घटेगा, जड़त्व के बारे में बता पाएं, उसके लिए हमें जड़त्व के बारे में पता होना चाहिए। जड़त्व होता क्या है, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। इनर्शिया या जड़त्व का मतलब होता है ढीठपन, यानी कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो कोशिश करेगा उसी स्टेट में रहे। कोई वस्तु जिस स्थिति में है वो कोशिश करती है उसी स्थिति में रहे। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में, यानी अगर मैं एक जगह खड़ी हूं तो मैं कोशिश करूंगी कि यहीं खड़ी रहूं। स्थिर अवस्था में हूं तो स्थिर अवस्था में, और अगर मूविंग कंडीशन में हूं, गतिशील अवस्था में हूं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश करती हूँ, नियत वेग से गति करने की कोशिश करती हूँ। इसको इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। सपोज मैंने कह दिया कि हमारा घर हमने बना लिया, सपोज एक प्लॉट लिया, उस पर बढ़िया घर बना लिया। अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ मन नहीं लग रहा है, यहाँ मेरे कोई दोस्त है ही नहीं, तो उस घर को उठा के वहां से अपने दोस्त के घर के बगल में रख दो, तो पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब कुछ चीजें जो है रिजिड होती हैं, अगर रेस्ट पर है, स्थिर अवस्था में है, तो वो स्थिर अवस्था में या रेस्ट पर रहेंगी। और अगर गतिशील अवस्था में है तो नियत वेग से गति करती रहेंगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेंगी। इसको बोलते हैं इनर्शिया या जड़त्व। आपको क्या ध्यान रखना है कि इनर्शिया के बारे में, कि इनर्शिया कोई अलग से फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जड़त्व कोई अलग से भौतिक राशि नहीं है। जड़त्व जो है इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई भौतिक राशि नहीं है, ये क्या है, एक अंतर्निहित गुण है। अंतर्निहित गुण है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये। दूसरा आप क्या ध्यान रखेंगे, दूसरा आप ध्यान रखेंगे डिपेंडेंस के बारे में, निर्भरता के बारे में। इनर्शिया केवल और केवल एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, जड़त्व जो है केवल और केवल एक, हम लोग बोल सकते हैं कारक पर निर्भर करता है। और वो कारक कौन सा है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो आपके पास में फैक्टर क्या होता है, उस फैक्टर को बोला जाता है मास। डिपेंड्स ओनली ऑन मास। केवल किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। केवल अगर मास पर डिपेंड कर रहा है तो ये वेट वाला ऑप्शन तो डिलीट कर देते। अब मैं आपको दे दूं एक ट्रक और एक कार, और मैं कहूं दोनों को धक्का लगाओ, तो आपको बताए ट्रक जो है वो तो बिल्कुल ही मूव नहीं करेगा, क्यों, उसका मास ज्यादा है। यानी जिसका मास या द्रव्यमान ज्यादा होता है, अगर मास ज्यादा है, अगर आपका द्रव्यमान ज्यादा है, तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी एक ट्रक और एक कार में से इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, ट्रक का होगा। एक ट्रक और कार में से जड़त्व किसका ज्यादा होगा, ट्रक का। क्यों, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो अगर द्रव्यमान बढ़ाओगे तो जड़त्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप क्या करते हो, मास इंक्रीज करते हो, तो इनर्शिया भी क्या होगा, इंक्रीज। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में रहने वाला है। इनर्शिया का मतलब जरूर ध्यान रखना, इनर्शिया बेसिकली आपके ढीठपन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी क्या हो गया, कोई ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहना चाहेगा, वो अपने अंदर किसी भी चेंज को अपोज करेगा। यानी इनर्शिया का एक मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी परिवर्तन का विरोध करो, अपोज एनी चेंज। परिवर्तन का विरोध। ये भी आप इनर्शिया की एक डेफिनेशन के अंदर कंसिडर
कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी एटम्स इन विच प्रोटॉन नंबर आर सेम बट न्यूट्रॉन नंबर्स आर डिफरेंट। वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं आइसोमर्स, आइसोटोन्स, आइसोबार और मिरर न्यूक्लियाई। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में भी ऑप्शन सेम ऐसे ही आएंगे, बस वो हिंदी में लिख देंगे आइसोमर, आइसोटोन, आइसोबार या मिरर न्यूक्लियाई। मैं इनकी हिंदी भी आपको बता देती हूँ, अगर आप इनकी हिंदी करना चाहें तो आइसोमर होता है समस्थानिक, आइसोटोन होता है आपके पास में सम न्यूट्रॉनिक, आइसोबार होता है समभारिक और मिरर न्यूक्लियाई यानी दर्पण समभारिक। अब पहले आपको आइसोमर, आइसोटोन, आइसोबार में डिफरेंस पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपके पास में न्यूक्लियस का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए, नाभिक का अगर वर्गीकरण किया जाए, तो न्यूक्लियस या नाभिक आपके पास में होता है कितने टाइप का? मेनली 3 टाइप का। न्यूक्लियस या नाभिक आपके पास कितने प्रकार का होता है? मेनली 3 टाइप का। और वो 3 टाइप कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला टाइप आपके पास क्या होता है? सबसे पहला टाइप आपके पास होता है आइसोमर। हिंदी वालों को आइसोमर भी ध्यान रखना है, समस्थानिक भी ध्यान रखना है। दूसरा होता है आइसोबार, संभारिक। और तीसरा होता है आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक। ये जो मिरर न्यूक्लियाई है ये इसी का पार्ट है, संभारिक का, इसीलिए मैं इसको अलग से नहीं बता रही हूँ। तो ये 3 आपको मेजरली ध्यान रखने। तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है ये मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोमर के बारे में, जिनमें Z यानी कि परमाणु क्रमांक क्या रहता है? सेम। एटॉमिक नंबर क्या रहता है? सेम रहता है। और A यानी कि एटॉमिक मास, परमाणु भार क्या हो जाता है? आपका परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हाइड्रोजन के आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं, है ना। आइसोमर बोल दो या आइसोटॉप बोल दो, एक ही बात है। यहाँ पर आइसोटॉप लिखेंगे, आइसोमर थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। आइसोटॉप्स समस्थानिक। आइसोटॉप्स के एग्जाम्पल में जैसे आपने क्या ले लिया? हाइड्रोजन एटम ले लिया, तो हाइड्रोजन एटम को 1H1 भी लिख सकते हैं, 1H2 भी लिख सकते हैं और 1H3 भी लिख सकते हैं। कैसे वो बता देती हूँ। 1H1 हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है जिसको प्रोटियम बोलते हैं या प्रोटोन बोल देते हैं। दूसरा 1H2 को बोलते हैं ड्यूट्रॉन, 1H3 को ट्राइटियम। तो इसमें Z तो सेम है और A तीनों में क्या है? डिफरेंट। फिर आ जाते हैं आइसोबार में, इसमें Z डिफरेंट होगा यानी परमाणु क्रमांक अलग होगा, लेकिन A क्या रहेगा? परमाणु भार क्या रहेगा? समान रहेगा। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं क्या? इसके एग्जाम्पल में ले लो 6C14 और 7N14, यानी कार्बन 6 14 और नाइट्रोजन 7 14, दोनों में 6 और 7। Z तो अलग अलग है लेकिन A क्या है? 14। और आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक में ना तो Z सेम रहता है ना ही A सेम रहता है, Z और A डिफरेंट होते हैं। Z और A दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं। सेम क्या रहता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन की संख्या आपके पास में क्या रहती है? सेम रहती है। अब देखो, यहाँ क्वेश्चन में यही दिया गया है कि न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है और प्रोटॉन संख्या समान होती है। प्रोटॉन नंबर सेम होगा और न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर आपका प्रोटॉन नंबर सेम है यानी कि Z सेम है तो आपके पास आइसोटॉप्स आ जाते हैं। आइसोटॉप्स यानी आइसोमर्स। तो ऑप्शन नंबर A आपके पास में इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में रहने वाला है। इसको आइसोमर्स की जगह आइसोटॉप कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आइसोटॉप्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग रहेगी।
अगर न्यूट्रॉन संख्या सेम होती तो आइसोटोन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन एटम साइज ऑन गोइंग डाउनवर्ड्स इन ग्रुप। समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होगा? त्रिगुण हो जाएंगे यानी ट्रिपल हो जाएंगे, घट जाती है डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज यानी बढ़ जाएगी, और नो चेंज यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, आवर्त सारणी जो होती है ना उसका क्वेश्चन है। आप पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपकी एटम की साइज हमेशा बढ़ती है। क्या ध्यान रखेंगे? आपको ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। जब भी आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपके पास में एटम की जो साइज होगी, परमाणु का जो आकार होगा वो बढ़ जाएगा। इसके दो कारण होते हैं। एक तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो नए शेल जुड़ेंगे, ठीक है, नए उपकोष जुड़ेंगे, कोष जुड़ेंगे। दूसरा कारण हो गया ऊपर से नीचे जाने पर आपकी आउटर मोस्ट शेल यानी बाह्यतम कोष से दूरी बढ़ेगी, और बाह्यतम कोष से दूरी बढ़ने का मतलब है साइज भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। तो इसके दो कारण माने जा सकते हैं। इसके रीजंस की अगर मैं बात करूं, इसके कारणों की अगर मैं बात करूं तो दो कारण हैं। कौन कौन से हैं? पहला, न्यू शेल ऐड होते हैं, नए कोष जुड़ते हैं, और नए कोषों के जुड़ने से क्या होगा? साइज अपने आप बढ़ेगी। और दूसरा इसका कारण आप मान सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस। यानी बाह्यतम कोश से दूरी बढ़ती है। अब बाह्यतम कोश से दूरी बढ़ने का मतलब क्या हो गया? आपकी एटम की साइज भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्या ध्यान रखेंगे? जब भी आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे रेडियस या त्रिज्या बढ़ती है, कारण नए शेल जुड़ रहे हैं, नए कोष जुड़ रहे हैं। दूसरा, आउटर मोस्ट शेल या बाह्यतम कोश से क्या हो रहा है? दूरी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, mRNA से संबंधित राइबोसोम का एक समूह है। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम रिलेटेड टू mRNA इज। ऑप्शंस आर पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीसोम्स, पॉलीमर या मोनोमर। आपको ये बताना है कि mRNA से इनमें से कौन सा रिलेटेड है। जल्दी से आपको ये देखना है कि mRNA से इसमें से कौन सा रिलेटेड होगा। देखो, mRNA से रिलेटेड होता है आपके पास में पॉलीसोम्स। क्या रिलेटेड होगा? पॉलीसोम्स। बेसिकली पॉलीसोम क्या होता है? राइबोसोम ग्रुप होता है। ये बायो का पार्ट है। इट इज अ राइबोसोम ग्रुप। ये एक राइबोसोम समूह होता है। जो कि mRNA से सिंगल स्ट्रैंड से जुड़ा हुआ होता है। mRNA से सिंगल स्ट्रैंड से जुड़ा होगा। यानी केवल एक स्ट्रैंड से क्या होता है? mRNA से जुड़ा होता है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? पॉलीसोम्स राइबोसोम ग्रुप का एक मेंबर होता है जो mRNA से सिंगल स्ट्रैंड से जुड़ा हुआ होता है, और ये एक ही साथ एक प्रोटीन की कई कॉपीज कर सकता है। यानी प्रोटीन जो है उसकी कॉपी कर सकता है, प्रोटीन की कई प्रति निकाल सकता है। और प्रोटीन की जब प्रतियां निकालेगा, कॉपीज निकालेगा, इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देगा या प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ा देगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि जब भी mRNA से रिलेटेड आए तो पॉलीसोम्स हो जाता है। पॉलीसोम्स का काम होता है, ये ग्रुप होता है किसका? राइबोसोम का, जो mRNA से सिंगल स्ट्रैंड से जुड़ा हुआ होगा और प्रोटीन की कॉपीज करता है, प्रोटीन की बहुत सारी प्रतियां निकालता है, जिसके कारण प्रोटीन संश्लेषण की दक्षता बढ़ जाती है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है।
फिर पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स बंधों से बंधे हुए होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनमें काम आएंगे, अमीनो अम्ल जो है उनमें काम आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं पॉलीमर्स पर। पॉलीमर्स का मतलब बहुलक, जैसे कि आपके पास में डीएनए हो गया, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, तो पॉलीमर्स के एग्जाम्पल में आपके पास डीएनए भी आ जाता है और प्लास्टिक भी हो जाता है, यानी जिसमें बहुत सारे क्या हो, जिसके अंदर बहुत सारे मोनोमर्स हो। मोनोमर्स यानी सिंगल, मोनोमर बहुत सारे जोड़ दोगे तो पॉलीमर यानी बहुलक में बदल जाएगा, जिसके एग्जाम्पल डीएनए और प्लास्टिक। तो बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास पॉलीसोम्स आ जाएगा। याद रखना ये काम क्या करता है? प्रोटीन के रेप्लिकेशन में काम आता है, प्रोटीन के क्या करता है? प्रतियां बनाने के काम आता है, जिसके कारण प्रोटीन संश्लेषण की दक्षता बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी कॉलम्स। आपको एक डिसऑर्डर दिया हुआ है एक कॉलम में और दूसरे में आपको एंजाइम दिए हुए हैं। तो फर्स्ट आपका डिसऑर्डर है गोचर रोग या गोचर डिजीज, जिसके आगे आपको फेनिल एल्निनिन हाइड्रोक्सिलेट दिया हुआ है। दूसरा हंटर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम के आगे आपको क्या दिया हुआ है? हेक्सोसेमिनिडेस। और तीसरा है आपके पास में तपेदिक या ट्यूब्रोक्लोसिस, जिसके आगे इडुरोनेट 2 सल्फेटेस दिया हुआ है। और लास्ट में आपके पास में है फेनिलकेटोनूरिया, और इसके साथ आपको क्या दिया हुआ है? ग्लूकोसेरेबोसिडेस। आपको ये बताना है कि कौन से डिसऑर्डर का एंजाइम कौन सा होगा। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं। इधर ये फेनिल फेनिल कुछ दिख रहा है, तो ये फेनिल से ही रिलेटेड होगा, यानी ये रिलेटेड होगा यहाँ पे, यानी फोर्थ के अंदर तो आ गया आपका फर्स्ट। चलो और आगे चलते हैं। ट्यूबरोकुलोसिस की जब भी बात करते हैं तो आपको ट्यूबरोकुलोसिस यानी टीबी की बात की जा रही है ना। गोचर डिजीज की जब भी बात करेंगे तो आप पहले तो ये डिसाइड करो कि कौन सा डिजीज जो है किसके कारण जनरेट हो रहा है। सबसे पहले गोचर डिजीज, हंटर सिंड्रोम, और आपके पास में जो फेनिलकेटोनूरिया है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी क्या है आपके पास में, ये आपके पास में आ जाते हैं आनुवांशिक जो विकार होते हैं वो। तो ये ग्लूकोसेरेबोसिडेस के कारण जनरेट होगा, यानी फर्स्ट के अंदर आपके पास क्या आ गया? फोर्थ। फिर सेकंड और थर्ड की बात करते हैं। फिर आ जाते हैं हम किस पर? हंटर सिंड्रोम पर। हंटर सिंड्रोम अगेन जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, आनुवांशिक विकार होता है। और हंटर सिंड्रोम जो है वो किसके कारण होता है? आपका इड्यूरोनेट 2 सल्फेटेस, यानी कि इसके कारण, यानी सेकंड में आ गया थर्ड। फिर थर्ड में आपके पास एक ही बचा सेकंड। अब इन सारे डिजीजेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले जो गोचर डिजीज है जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवांशिक विकार है, यानी हेरिडिटी में चलता है, फादर से बेटे को, बेटे से उनके बेटे को, बच्चों को, इस तरीके से आनुवांशिक होगा। इसका आपके पास में ग्लूकोसेरेबोसिडेस आ गया एंजाइम। दूसरा क्या ध्यान रखेंगे? इसके अंदर क्या होता है? वसायुक्त जमाव होता है, यानी फैट जमा होता है। और जैसे ही फैट जमा होगा, फैट जमा होने के कारण क्या होगा? लीवर के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, आपका लीवर जो है वो सूज जाएगा। फिर दूसरा क्या है? हंटर सिंड्रोम की अगर बात करें, हंटर सिंड्रोम जो है वो किसके कारण होगा? हंटर सिंड्रोम इड्यूरिनेट 2 सल्फेटेस के कारण होगा। इसमें आपका मेंटल और फिजिकल दोनों ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी जेनेटिक होगा, आनुवांशिक होगा। और इसके कारण क्या होगा? इसके कारण आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों ग्रोथ रुक जाती है। फिर फेनिलकेटोनूरिया जो है ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसके कारण मेनली आपकी कौन सी ग्रोथ रुकती है? इसके कारण आपकी जो मेंटल ग्रोथ है, माइंड जो डेवलपमेंट है, यानी मस्तिष्क का विकास जो है वो रुक जाता है। फिर आ जाता है टीबी या ट्यूबरोकुलोसिस। ट्यूबरोकुलोसिस जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता, ये क्या होता है? बैक्टीरियल डिसऑर्डर होता है। ट्यूबरोकुलोसिस में क्या ध्यान रखेंगे? ये बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, यानी जीवाणु जनित रोग है। तो ये इन बाकी तीनों से अलग है, यानी ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ऐसे ही, एक ऐसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी निम्न में से कौन सा अन्य से अलग है। तो तीन आपके जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक, गोचर, हंटर और फेनिल
केटोनूरिया, और एक आपका बैक्टीरिया डिजीज होता है, जीवाणु जनित रोग होता है, ट्यूबरोकुलोसिस या टीबी। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है कि कौन से ऑप्शन में कौन सा आपका आंसर जो है वो आने वाला है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्राइसोमी 21 को किस नाम से जाना जाता है? ट्राइसोमी 21 इज नोन एज इवांस सिंड्रोम, एड्रॉम सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 के बारे में आपसे पूछा गया है। देखो, ट्राइसोमी 21 होता है डाउन सिंड्रोम के कारण। इसमें होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक बेसिक सी चीज होती है कि आपका 21 नंबर का जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम है, उसकी थर्ड कॉपी जो है वो पार्शियली या आप बोल सकते हो कंप्लीटली, आंशिक या पूर्ण रूप से क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम जनरेट होता है, जिसके कारण आपका डाउन सिंड्रोम जो है वो उत्पन्न होता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक विकार। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है, ट्राइसोमी 21 का मतलब 21वें नंबर का जो गुणसूत्र है उसकी तीसरी प्रति जो है या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उपस्थित है, जिसके कारण एक जेनेटिकल डिसऑर्डर जनरेट होता है, एक आनुवांशिक विकार जो है वो उत्पन्न होता है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अगर हम बाकी जो सिंड्रोम्स हैं उनकी बात करें तो इवांस सिंड्रोम क्या होता है? इवांस सिंड्रोम ऑटो इम्यून सिंड्रोम होता है। ऑटो इम्यून यानी कि स्व प्रतिरक्षित सिंड्रोम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है खुद ही खुद का काम खराब कर रहा है, यानी आपकी बॉडी के अंदर ऐसा सिंड्रोम जनरेट होगा जो क्या करेगा, जो खुद ही अपनी रेड ब्लड जो आपके पास काउंट है, आरबीसीज हैं या आपकी जो प्लेटलेट्स हैं उनको क्या करता जाएगा, खत्म करता जाएगा। तो इवान सिंड्रोम में क्या ध्यान रखना है? इवान सिंड्रोम ऑटो इम्यून होता है, और ऑटो इम्यून का मतलब क्या हुआ, अपने आप अपनी रेड ब्लड जो आपकी आरबीसीज हैं या फिर प्लेटलेट्स हैं उनको क्या करता जाएगा, खत्म करता जाएगा। फिर आ जाता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम को ट्राइसोमी 18 भी कहा जाता है। ये जो ट्राइसोमी 21 है डाउन सिंड्रोम, और ट्राइसोमी 18 जो है वो किसको कहा जाएगा? वो कहा जाएगा आपका एडवर्ड सिंड्रोम को। कारण इसमें जो आपका 18वें नंबर का गुणसूत्र है उसकी कॉपी होने लग जाती है, उसकी प्रतियां जो है वो बनने लग जाती है। फिर उसके बाद में ग्रे बेबी सिंड्रोम एक रेयर और डेथ कोजिंग डिजीज है जो कि न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर होती है। बहुत ही जटिल और दुर्लभ बीमारी है जो कि एकदम जो नवजात शिशु है उनके अंदर जनरेट होती है। इसमें एक एंटीबॉडी का क्या हो जाता है, ओवरडोज हो जाता है। तो ये किसके कारण जनरेट होगी? ओवरडोज ऑफ एंटीबॉडी, ओवरडोज ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की ज्यादा डोज के कारण। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? ट्राइसोमी 21 के नाम से किसको जाना जाएगा? डाउन सिंड्रोम को, जिसके अंदर 21वें नंबर के गुणसूत्र की तीसरी प्रति जो है वो क्या होती है, 21वें नंबर के गुणसूत्र की तीसरी प्रति जो है वो बहुत ज्यादा क्या जनरेट होती है, जिसके कारण एक जेनेटिक डिसऑर्डर जनरेट होता है। बाकी सारे जेनेटिक हैं ये। फिर आ जाता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या होता है? रेयर डिजीज होती है, न्यू बॉर्न बेबी यानी नवजात शिशुओं में होगी, और ओवरडोज ऑफ एंटीबॉडी यानी कि जो आपकी एंटीबॉडीज होते हैं उसकी ओवरडोज के कारण होती है। एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 इसको कहा जाता है। ये 18वें गुणसूत्र की कॉपी जब जनरेट होती है तब जनरेट होगा। इवांस सिंड्रोम ऑटो इम्यून सिंड्रोम है, स्व प्रतिरक्षित सिंड्रोम है। ये कब जनरेट होता है? ये जनरेट होता है जब क्या होगा, जब आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी रेड ब्लड जो काउंट है, आरबीसीज जो है वो और प्लेटलेट्स खुद ही खुद को खत्म करने लग जाए। तो ये आपको इनमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका है? ऑप्शंस हैं वसा का संश्लेषण करना, फैट सिंथेसिस। दूसरा है राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम, राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम कन्वर्ट्स एमआरएनए इनटू प्रोटीन। पॉलीसोम के राइबोसोम जो है एमआरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। तीसरा है पॉलीसोम के राइबोसोम जो है आरआरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, और मोनोसोम के राइबोसोम जो है आरआरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत इजीली क्या ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले तो जो ऑप्शन डिलीट हो रहे हैं वो कर देते हैं। आरआरएनए का काम, जैसे
आपके पास जो पॉलीसोम्स होते हैं ना, वो केवल mRNA को रीड करते हैं, यानी केवल mRNA को पढ़ते हैं, rRNA को रीड नहीं करते हैं, यानी आपका आंसर rRNA से रिलेटेड नहीं हो सकता है। तो दो ऑप्शन तो सीधे सीधे डिलीट। ठीक है, अब केवल दो बचे, अब एक और खत्म करना है। आपको ध्यान रखना है, राइबोसोम का काम फैट सिंथेसिस करना कभी नहीं होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी वसा का संश्लेषण नहीं करता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो एक ऑप्शन और डिलीट। तो अपने पास क्या बचा, केवल एक ही तो ऑप्शन बचा कि पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, यानी कि राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम्स कन्वर्ट्स mRNA इनटू प्रोटीन। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फैट सिंथेसिस करना इसका काम नहीं है। दूसरा, केवल ये mRNA को रीड करता है, rRNA को पढ़ता ही नहीं है, तो आंसर rRNA से नहीं आ सकता। तो आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में रहने वाला है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शरीर निर्माण भोजन के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी प्रोसेसेस फूड? फर्स्ट है वसा या फैट, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है प्रोटीन या चौथा है विटामिन। अब आप क्या ध्यान रखेंगे, अगर आप क्या कर रहे हो, शरीर निर्माण भोजन यानी कि फूड प्रोसेस बॉडी फूड जो है उसके बारे में बात करते हो, तो वो हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। आपका जो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्ब्स और फैट है, ये क्या होते हैं? ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी ऊर्जा खाद्य पदार्थ होंगे, एनर्जी या ऊर्जा प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये ऊर्जा खाद्य पदार्थ की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और विटामिन्स जो है वो आपको इम्यूनिटी देते हैं। क्या देते हैं? इम्यूनिटी, या किसी भी रोग से लड़ने की प्रतिरक्षा देते हैं। मतलब कोई भी आपके पास में क्या रोग है उससे लड़ने के लिए इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा देते हैं। इनको आप किसके अंदर लेते हो? प्रोटेक्टिव फूड, सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ के रूप में। रक्षा कर रहे हैं ना आपकी, तो सुरक्षात्मक में आ जाएंगे। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, अगर फूड प्रोसेसिंग हो रही है, भोजन बन रहा है, दैट मीन्स प्रोटीन। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं, और विटामिन्स क्या करते हैं? इम्यूनिटी देते हैं अलग अलग डिजीजेस से लड़ने की। तो ये सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ के रूप में काम में आते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरिया इंड्यूस्ड डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शंस हैं डिप्थीरिया, प्लेग, न्यूमोनिया या डेंगू। अगर मैं बैक्टीरिया बेस्ड आपकी डिजीज की बात करूं, तो बैक्टीरिया बेस्ड डिजीज होते हैं, न्यूमोनिया हो गया, टीवी हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, टिटनेस हो गया। ये अगर मैं डेंगू की बात करूं, तो ये वायरस जनरेटेड रोग है। ये डेंगू किसके कारण होता है? वायरस के कारण। तो डेंगू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आपके पास में वायरस के कारण और जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एड्स भी वायरस के कारण आ जाता है, डेंगू है ही आपके पास में। उसके अलावा पोलियो आपके पास में किसके कारण होता है? पोलियो भी आपका जो वायरस है उसके कारण होता है। रेबीज जो होता है, कुत्ते के काटने से जो फैलता है, वो भी किसके कारण होता है? वो भी होता है आपका वायरस के कारण। बैक्टीरिया के कारण तीन तो आपको यही दिख रहे हैं, ये बैक्टीरिया के कारण है, जीवाणु के कारण है। अगर और देखना चाहो बैक्टीरिया के कारण, तो टीबी भी इसी के अंदर आता है, कोलेरा जो होता है वो भी इसी के कारण आता है, हैजा जिसको बोलते हैं, टिटनेस भी इसी के कारण आता है। और एक आपके पास होता है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग के अंदर आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। प्रोटोजोआ जनित रोग में दो रोग तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। एक तो मलेरिया, एक होता है काला आजार। काला आजार रोग तो बहुत बार आपसे पूछा भी जाता है, किसका एग्जाम्पल है? एक तरीके का बुखार होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीन आ गया, बैक्टीरिया बेस्ड आ गए, वायरस बेस्ड आ गए, और प्रोटोजोआ जनित रोग आपके पास में आ गए। स्लीपिंग सिकनेस भी इसी के अंदर आता है, प्रोटोजोआ वाले के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? ऑप्शंस आर प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, डीएनए का अर्ध संरक्षी प्रकृति यानी सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, और लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। आपको बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ना, अनुलेखन की प्रक्रिया जो होती है डीएनए के अंदर, वो इनमें से किसके कारण होती है? एक ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या करना है? बताना है। कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम बात करें, संपूरकता के सिद्धांत की बात करें, तो एडेनिन जो है वो किसमें? आपका यूरिसिल में, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या ध्यान रखना है? इसको AUGC से ध्यान रखना है। यानी एडेनिन तो बदल जाएगा किसमें? यूरेसिल में, और ग्लाइकोसिल जो है वो साइटोसिन में। और इसके अलावा अगर मैं वंशागति के सिद्धांत की बात करूं, है ना, अगर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात करूं, तो ये मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, जो ये बताता है कि कैसे जनरेशन बाय जनरेशन आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रांसमिट होती है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण आपके जाते हैं वो किसके कारण आता है? वो आते हैं वंशागति के नियम, जो कि किसने दिया था? मेंडल ने आपके पास में दिया था। अगर ट्रांसफॉर्मिंग की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, तो ये आपको क्या बताता है? परिवर्तन का सिद्धांत बताता है कि डीएनए जो है वो एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए जो है वो क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बारे में कौन बताता है? इसके बारे में बताता है परिवर्तन का सिद्धांत, कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। फिर अर्ध संरक्षी प्रकृति क्या होती है? ये आपको डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में बताती है। यानी ये जो है आपको क्या बताएगा? डीएनए का प्रतिकृति कैसे बनती है, या डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपको ये सारे रूल्स ध्यान रखने हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए, एडेनिन यूरेसिल में और ग्वानिन साइटोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। परिवर्तन का सिद्धांत क्या होता है? डीएनए इज एन जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए की अर्ध संरक्षी प्रकृति डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में बताती है, प्रतिकृति के बारे में बताती है। और वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, जो कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे गुणधर्म जो है आगे बढ़ते हैं उसके बारे में बताता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत प्रभावित होता है और त्वचा व आंखें पीली पित्त वर्णक जमा होने से पीली पड़ जाती है, तो पाचन से संबंधित कौन सा विकार है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। येलो कलर दिखते ही किसकी तरफ भागना है? जॉन्डिस की तरफ या पीलिए की तरफ। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में असामान्य विद्युत निकासी होने से दौरे पड़ना। The disease in which seizures occurs due to abnormal electrical discharge in brain is prostatitis, मिर्गी या एपिलेप्सी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। अब आपको क्या ध्यान रखना है? सीजर्स होते हैं यानी कि दौरे पड़ते हैं, और दौरे एपिलेप्सी के अंदर, फिट्स जिसको बोलते हैं मिर्गी, उसके अंदर पड़ते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। आपसे पूछ लिया जाता है एपिलेप्सी किसके कारण जनरेट होता है, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, या तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार। विकार है। ये कुछ चीजें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। अब देखिए, आज की क्लास हमारी एमसीक्यू सीरीज की यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। आई होप आप सभी को क्लास अच्छे से समझ आई होगी। और ऐसी ही क्लासेस अगर आपको और चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है? एक बहुत सिंपल सा काम, एसएससी एक्सपर्ट का यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले जितनी भी क्लासेस हैं उसके नोटिफिकेशन के बारे में आपको वहाँ पता चल जाएगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, बहुत ही जल्द एसएससी एक्सपर्ट अपनी ऐप को लॉन्च करने वाला है, तो आप प्ले स्टोर से वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको एक कोर्स मिलेगा जिसमें एसएससी रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए पूरे सिलेबस को कवर करते हुए आपको कंटेंट भी मिलेगा और क्लासेस भी मिलेंगी। थैंक यू सो मच।